हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड के पार्ट 4 को देखेंगे, जिसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टी जो बचे हुए हैं, जैसे ऑक्साइड फॉर्मेशन, हैलाइड फॉर्मेशन और कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे K2MnO4, KMnO4, K2Cr2O7, इनके प्रिपरेशन, इनके प्रॉपर्टीज़, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कैसे करते हैं, किन किन कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, खुद कैसे रिड्यूस होते हैं, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस मीडियम में कैसे रिड्यूस होते हैं, कैसे रिएक्शन शो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आगे इस वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑक्साइड और हैलाइड फॉर्मेशन उसके कैसे होते हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन में ऑक्साइड्स देखें हम, लोअर ऑक्सीडेशन से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के तरफ हम अगर जाएं, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो बीच वाले होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए MnO में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो लोअर ऑक्सीडेशन में ये बेसिक नेचर का था। MnO2 एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस। अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये बेस बन जाएगा, बेस से रिएक्शन करेगा तो ये एसिड बन जाएंगे, ठीक। और MnO4 एसिडिक नेचर के होते हैं। अब V2O5 की बात करें तो V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब एसिड से भी रिएक्शन करेंगे, बेस से भी रिएक्शन करेंगे। एसिड से रिएक्शन करके ये वेनेडियम ऑक्साइड आयन बना रहे हैं, और यहाँ पे भी वेनेडियम, बस यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में डिफर होंगे। तो वेनेडियम एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, और वेनेडियम के पेंटाऑक्साइड बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। मीन्स दोनों तरह बिहेव कर सकता है। अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर बेस से रिएक्शन करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं। तो ये थे कुछ ऑक्साइड्स। नेक्स्ट देखें हम हैलाइड क्या, हैलाइड इसके तो विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल स्मॉलर हैलाइड इज लेस स्टेबल। मतलब अगर मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, जैसे +1 है, तो वहाँ पे फ्लोरीन स्मॉलर हैलाइड लेस स्टेबल, तो फ्लोरीन फ्लोराइड्स इसके लेस स्टेबल होंगे, मतलब फ्लोराइड इज लेस स्टेबल। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसमें स्मॉलर एनायन हैलाइड्स लेस स्टेबल होंगे, जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसमें बड़े वाले लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। विथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लार्जर एनायंस आर लेस स्टेबल, दैट इज ब्रोमाइड आयोडाइड आर लेस स्टेबल। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि इनमें से कौन सा फॉर्मेशन होता है, तो वो मैंने आगे लिखे हुए हैं। जैसे देखो, स्कैंडियम +3 की बात करें तो इसमें सारे हैलाइड्स बनते हैं, हमारे सारे हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। टाइटेनियम +2 में फ्लोराइड नहीं बनता, तो स्मॉलर के साथ स्मॉलर नहीं बनेंगे, लेकिन +3 और +4 में सारे हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है। उसी तरह हम वेनेडियम की बात करें तो +4 तक सारे हैलाइड्स बनते हैं, लेकिन +5 हाईएस्ट वाले में सिर्फ छोटा वाला जो हैलाइड होते हैं वही बनेंगे, मतलब फ्लोराइड सिर्फ बनेगा। क्रोमियम की बात करें तो +2 +3 +4 में सारे हैलाइड्स बनते हैं, लेकिन +5 और +6 में सिर्फ एक बनता है फ्लोराइड्स। मैग्नीज में +2 में सारे हैलाइड्स बनते हैं, और +3 +4 में सिर्फ फ्लोराइड्स बनते हैं। और +7 में अगर हम बात करें तो ऑक्सी हैलाइड्स बनते हैं, वो हम लोग आगे देख लेते हैं, मैंने लिख दिया है आगे, ठीक है। फिर देखें हम आयरन +2 में कोई फ्लोराइड इसमें नहीं बनेगा, फ्लोराइड नहीं बनेंगे, लेकिन आयरन +3 में आयोडाइड नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड तीनों बनेंगे, लेकिन आयोडाइड नहीं बनेगा। उसी तरह कोबाल्ट के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +2 और +3 में सारे हैलाइड्स बनते हैं। तो ऐसे कैटेगरी में याद रख सकते हो सारे हैलाइड्स कौन बनाते हैं, ठीक है। निकल +2 में सारे हैलाइड्स बनेंगे, लेकिन +3 में क्लोराइड और फ्लोराइड ही बनेंगे, मतलब ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनेंगे इसमें, ठीक है। कॉपर +1 में फ्लोराइड्स नहीं बनेंगे, और कॉपर +2 में ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स नहीं बनेंगे। जिंक +2 में सिर्फ क्लोराइड बनते हैं, ZnF2, ZnI2, ZnBr2 ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट
आगे देखें मैग्नीज क्या है, मैग्नीज जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाते हैं, ऑक्सी हैलाइड्स बनाते हैं, अभी बताया था मैंने, मतलब ऑक्सीजन भी होंगे हैलाइड्स भी होंगे। तो जो एग्जांपल है उसके MnO2F3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितने स्टेट कितना है मैग्नीज का, +7, तो ऑक्सी हैलाइड्स बनाता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसा बिहेवियर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सब्सटेंसेस मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व। 2 टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं, पता ही होगा सबको, डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिक कौन होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करा है हमने तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसमें, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। और एक और होता है विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड सेट टू बी फेरोमैग्नेटिक। अगर कोई स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक बोलें। तो जनरली हमें 2 ही याद रखना है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। अब कैसे पहचानें कौन कंपाउंड डायामैग्नेटिक है कौन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, हम हर बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके तो देखेंगे नहीं, तो फिर हम याद कैसे पहचानेंगे। तो पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या तो मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा उसकी पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो पैरामैग्नेटिज्म निकालने का, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने का फॉर्मूला होता है μ = √N(n+2) बोर मैग्नेटन। इसको क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन यूनिट है ये, बोर मैग्नेटन, ठीक है। अब n क्या होते हैं यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर तुम्हें पूछ दिया जाए स्कैंडियम+2, स्कैंडियम+2 का निकालो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसको कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो जाएंगे कितना, d1 सिर्फ बचेगा, d1, तो n = 1 हो गए, तो √1 और 1 + 1 + 2 दैट इज √3। समझ में आ रहा है, √3 हो जाएंगे ये। नेक्स्ट, अब ये था कुछ प्रॉपर्टीज जो कंप्लीट हो गए डी ब्लॉक के प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे पहला हमने लिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं करेंगे, हम उतने ही करेंगे जितना हमारे NCERT में दिया हुआ, क्योंकि मेंस में NCERT के बाहर कुछ नहीं आता, तो हमें NCERT को अच्छे से कर लेना है। तो जो भी चीज़ें NCERT में दी होगी वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। NCERT में थोड़ा लेंदी होगा, बस हम आसान तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे हमने पहला एक कंपाउंड लिया पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये बनता कैसे, ये क्रोमाइट और FeOCr2O3, FeOCr2O3 पढ़ा होगा तुमने, AB2O4 टाइप कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, ये क्या होते हैं, स्पिनल्स होते हैं, स्पिनल्स है ये, स्पिनल्स, ठीक है। तो इसका जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सोडियम क्रोमेट बनता है हमारा, सोडियम क्रोमेट, ये सोडियम क्रोमेट बनते हैं, और आयरन Fe2O3। अब इसी सोडियम क्रोमेट को हम एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट हम ना बना के क्या बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी डाइक्रोमेट है, हम डाइक्रोमेट बनाना है तो सोडियम डाइक्रोमेट बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनाते हम सोडियम डाइक्रोमेट, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ही क्यों बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सोडियम डाइक्रोमेट को जब हम KCl के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन हमने कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं वो, कि जो फर्स्ट स्टेप था, ये वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो जो था उसमें KOH यूज कर लेते तो डायरेक्ट बन जाता सोडियम के जगह पोटेशियम क्रोमेट, और एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता। तो जब हम अल्कलाइन मीडियम ही यूज कर रहे हैं हम, तो NaOH के जगह KOH क्यों ना यूज कर लें, तो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो Na2CO3 Na2CrO4 जो यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बन रहा है उसके जगह अगर पोटेशियम क्रोमेट बनता तो स्टेबल कंपाउंड नहीं है, में सोडियम क्रोमेट बनना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, तो सोडियम क्रोमेट बनेगा यहाँ पे। अब क्या होता है, दूसरा सवाल आता है कि जो एसिडिक मीडियम हमने लिया है, एसिडिक मीडियम इज नॉट यूज इन स्टेप 1, तो डायरेक्ट हम इसमें एसिडिक मीडियम यूज कर लें फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम डायरेक्ट एसिडिक मीडियम यूज कर लें,
इस जगह पे एसिडिक मीडियम यूज कर लिए होते और डायरेक्ट हम इसको सोडियम क्रोमेट के जगह सोडियम डाइक्रोमेट बना लेते। वही तो किया है हमने सेकंड स्टेप में, तो एक स्टेप बढ़ाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो इस क्यों नहीं करते हम लोग ऐसा, बिकॉज क्रोमाइट और जो FeCr2 FeOCr2O3 जो है यहाँ पे क्रोमाइट और वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर बेसिक नेचर के होंगे और वहां पे अगर हम एसिडिक मीडियम दे देंगे तो वो एसिड बेस रिएक्शन करने लग जाएगा और जो डिजायर्ड रिएक्शन हम चाह रहे थे वैसा ना होके कुछ दूसरा रिएक्शन होने लग जाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम एसिडिक मीडियम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्रोमाइट और के साथ हम एसिडिक मीडियम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हमें सोडियम डाइक्रोमेट ही क्यों नहीं बना लिए, जब हमें डाइक्रोमेट ही बनाना था। KCl से ट्रीट करवा के बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट क्यों किया हमने, तो उसका क्या जवाब है कि सोडियम क्रोमेट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है ये, तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते एंड इट विल बी रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कांट बी स्टोर। ठीक है, तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम सोडियम डाइक्रोमेट ना बना के पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब इसके कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे अगर डाइक्रोमेट को हमने बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया तो क्रोमेट बन जाता है जो येलो कलर के होते हैं। अगर इसी क्रोमेट को हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया तो ऑरेंज बन जाता है। ठीक है, ऑरेंज कलर आ जाते हैं, तो ये कलर डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम टाइट्रेशन में इसका हम यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में डिफरेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो हम बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। अगर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करा तो क्या बनता है, पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड टाइप का बनते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमिक एनहाइड्राइड क्रोमिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, Cr2, हाँ क्रोमिक ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलते हैं, K2CrO4 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी भी सॉल्ट में या भी किसी भी कंपाउंड में अगर क्रोमेट आयन प्रेजेंट हो तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसमें क्रोमेट आयन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में भी ये टेस्ट पढ़ोगे, उस टेस्ट का नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्लोराइड का भी टेस्ट कर सकते हैं और क्रोमियम का भी टेस्ट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं। अगर हमें क्लोराइड का टेस्ट करना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाना पड़ेगा, अगर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट करना है तो क्लोराइड मिलाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हम क्लोराइड यूज करेंगे वो आयनिक नेचर के ही होने चाहिए, तभी रिएक्शन होगा, तभी ये परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं। जैसे AgCl हम यूज यहाँ पे AgCl यूज कर सकते हैं क्या, तो नहीं, AgCl हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम वही यूज करेंगे जो आयनिक होंगे, आयनिक नेचर वाले यूज करेंगे। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमारा वो NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें मिल जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ये रेड ऑरेंज वेपर होता है, वेपर निकलता रहता है रेड ऑरेंज का, क्रोमाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जो हमने कंपाउंड लिया था NaCl से, जिसका रिएक्शन करवाया है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, उसमें क्रोमेट आयन प्रेजेंट होंगे। अब इसी को कंफर्म कराने के लिए इस क्रोमेट आयन को हम NaOH सॉल्यूशन में लेके जाएंगे, क्रोमाइल क्लोराइड को। तो NaOH सॉल्यूशन में जैसे जाएगा तो सोडियम क्रोमेट बना लेगा। अब इस सोडियम क्रोमेट में अगर हमने बेरियम+2 का कोई सॉल्ट डाल दिया, बेरियम+2 आयंस किसी से रिएक्ट, जैसे बेरियम क्लोराइड ये सब से रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बना देगा ये। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। या तो अगर हमने लेड एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन करा दिया तो लेड क्रोमेट का भी येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जो सॉल्यूशन था हमारा उसमें क्रोमेट आयन प्रेजेंट था। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट हम देखें रिएक्शन विथ H2SO4। अब H2SO4 से रिएक्शन होता है तो क्या कंपाउंड बन सकते हैं, तो H2SO4 के दो टाइप से हम रिएक्शन कराएंगे, एक कंसंट्रेटेड कोल्ड और दूसरा कंसंट्रेटेड हॉट। दोनों में डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं साथ। लेकिन अगर हमने हॉट के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्रोमिक सल्फेट बनता है, और ये क्रोमिक सल्फेट बनते हैं और पोटेशियम सल्फेट बन जाते हैं। तो ये हमें दो रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे, ये हमें दोनों रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करता है। अब हम K2Cr2O7 में देखें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का +6 है, मतलब और ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते तो रिडक्शन हो सकते हैं, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसके और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो अगर ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करेगा मतलब खुद क्या हो जाएगा, खुद का रिडक्शन हो जाएगा। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। मीन्स K2 जो Cr2O7 है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ रिड्यूस होते हैं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे H2S को अगर K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराया तो वो H2S को S-2 को S0 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीडेशन कर देगा। सल्फाइड को सल्फोएट में, आयरन+2 को आयरन+3 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ठीक है। ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, I- को I2 में, Sn+2 को Sn+4 में। तो ये सारे जो ऑक्सीडेशंस हो रहे हैं वो किसके प्रेजेंस में होंगे, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में आसानी से हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि K2Cr2O7 क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो सेल्फ रिड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे देखें हम स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 Cr2O7 के क्या स्ट्रक्चर होंगे, तो इसके स्ट्रक्चर परमैंगनेट। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके प्रिपरेशन कैसे होते हैं, तो एक और होता है पायरोलुसाइट और, जिसमें मैग्नीज होते हैं। तो MnO2 का रिएक्शन या तो हम QH या तो NaOH के साथ कराते हैं। अगर QH के साथ करवा रहे हैं तो K2MnO4 मिलेगा हमें। इस K2MnO4 या तो NaOH के साथ कराएंगे तो Na2MnO4 मिलेगा, ठीक है। तो K2MnO4 का फिर से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं KMnO, इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है इसका, +6, हमें KMnO4 में लेके जाना है +7। तो इस कन्वर्जन को हम डिफरेंट तरीके से करा सकते हैं। जैसे एसिड, अगर एसिड के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। तो अगर जैसे H2SO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड भी हो सकते हैं। तो एसिड के प्रेजेंस में भी हम KMnO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं K2MnO4 को। लेकिन यहाँ पे जो MnO2 भी K2MnO4 का जब हम एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो MnO2 भी मिलता है जो सो कंपाउंड Mn+6 विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू Mn+7, मतलब यहाँ पे हमें +4 वाले मिलने लग जाते हैं Mn+7 के साथ। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमें देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे Cl2O3 एट्सेट्रा, ठीक है। तो इनके प्रेजेंस में भी हम ये कन्वर्जन करा सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज इसके देखें। प्रॉपर्टीज पहले हीटिंग देखा हमने, हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे भी देखा था हमने K2Cr2O7 वाले में हीटिंग इफेक्ट। तो KMnO4 को अगर मैं हीट करा तो K2MnO4 मिलता है हमें, MnO2 और O2 मिलते हैं। तो मतलब क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। यहाँ +7 से कहाँ चला जाता है, +6। तो रिडक्शन से हम याद रख सकते हैं, और ये +4 में भी जाता है, तो दोनों रिडक्शन ही हो रहे हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट हमें याद रखना है, K2MnO4 और MnO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग रिएक्शन विद अल्कली। अगर अल्कली मतलब NaOH KOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या होगा। अगर KMnO4 का हमने रिएक्शन KOH के साथ करा दिया तो फिर से K2MnO4 मिलता है हमें, वो K2MnO4 मिलता है, मतलब फिर से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का, तो क्या रिएक्शन होगा वो हम लोग देखें। तो KMnO4 जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो Mn2O7 मैग्नीज के ऑक्साइड बनाते हैं और पोटेशियम बाइसल्फेट बनते हैं, ठीक है। यही मैग्नीज के ऑक्साइड को अगर हमने यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज का ऑक्साइड, ठीक है, और ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो याद रख सकते हैं हम, याद कैसे, हीटिंग इफेक्ट में क्या बनता है, हीटिंग इफेक्ट में +6 के और +4 के बनते हैं। अल्कली के साथ क्या बनता है, +6 के बनते हैं अल्कली के साथ,
और फिर H2SO4 के साथ क्या बनते हैं, पहले तो Mn2O7 मैंगनीज के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड बन जाते हैं, फिर वो ये रिड्यूस होके MnO2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में आ जाता है। नेक्स्ट अब ये कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस जो करते हैं वो भी हम लोग देख लें। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे MnO4- एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट हो जाता है। +2 का कलरलेस होते हैं, ये कलर नहीं होते हैं। MnO4- बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। और MnO4- स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम लें तो MnO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं बताऊंगा अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका ब्लैक या ब्राउन कलर होते हैं। नेक्स्ट अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्यों? क्योंकि MnO4- में मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +7 जो होता है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएगा। अगर घटाएगा मतलब रिड्यूस होगा, सेल्फ रिड्यूस अगर होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो सेम जितने भी पोटेशियम परमैंगनेट वाले थे वो भी हो जाएंगे। जैसे एसिडिक मीडियम में ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले जैसे थे रिएक्शन, वैसे ही ये भी। तो H2S को S में कन्वर्ट कर देगा, SO3- को SO4 में, Fe+2 को Fe+3 में I- को I2। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो MnO4- किस में कन्वर्ट होंगे, सारे में Mn+2 में कन्वर्ट होंगे, Mn+2 में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक मीडियम हमने लिया, न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक मीडियम लिया हमने, स्लाइटली बेसिक मीडियम अगर हमने लिए तो वो I-IU4- में मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये मैग्नीज परमैंगनेट के एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कुछ रिएक्शंस देख लिए हमने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये भी देख लिया हमने। कुछ एग्जांपल्स दिए कि जिसको वो ऑक्सीडाइज करता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ MnO4-। स्ट्रक्चर ऑफ MnO4- देखें तो D3S इसके होते हैं, जो हमें D3S होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्यों हाइब्रिडाइजेशन D3S होते हैं? तो हमें पता होगा कि मैग्नीज के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d5 4s2। 3d5 4s2 मतलब 7। अब यहाँ पे मैग्नीज का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +7 होता है। +7 में मैग्नीज के पास 3d0 4s0 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम में देखें तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो कौन सा यूज कर लेगा, ये डी इनर ऑर्बिटल यूज करेंगे, D3S टाइप का कंपाउंड बना लेगा जो कि टेट्राहेड्रल और होता टॉपिक्स है, के लिए ठीक है। जुड़े तो रहें स्ट्रक्चर ऑफ हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।